मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब हुआ। आप सबने घर में प्याज यूज़ करते हो, है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। जब आप उसको कट करते हो तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स सेपरेट हो जाती है। सो कभी सोचा है वो लेयर सेपरेट क्यों हुई, है ना। जब वो लेयर कंप्लीट कंबाइन होती है, दे कैन बी फॉर्म द अनियन, है ना। सो जब उसका एक पार्ट अलग कर दिया जाता है तो वो कहलाता है एक्चुअल में उसका टिश्यू। और टिश्यू किससे मिलके बना हुआ है? सेल। यानी हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लाइफ का सबसे छोटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारा सेल। सो आज हम उसी ही कंटिन्यू करेंगे। तो सेल किसने डिस्कवर किया? ऑफ कोर्स किसी ने डिस्कवर किया होगा कि लाइफ कैसे बनी, कैसे आई इस दुनिया में, है ना। और वो सेल कैसे आया। आपने इतने सारे सेल्स के नाम पढ़े हुए हैं पहले छोटी क्लासेस में, लेकिन आज तक आपको उनका मतलब नहीं पता था। ठीक है, आज हम उनका मतलब सीखेंगे और एक्चुअल में पढ़ेंगे कि क्या था सेल। तो सेल को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर किया? इन 1665। किसके अंदर किया था? सबसे पहले नॉन लिविंग के अंदर देखा गया था सेल। वो क्या था? बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री क्या होती है? जो ट्री की सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है जो हार्ड होती है, वो होती है बार्क ऑफ ट्री, जिसे हम नाम देते हैं कॉर्क। ठीक है, उसके बाद आया था ल्यूवेनहॉक इन द 1674। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? अब ये नॉन लिविंग में डिस्कवर हुआ। नॉन लिविंग सब्सटेंस यानी सेल्स के बने हैं, लेकिन फिर लिविंग किसके बने हैं? वो भी किसके बने हुए हैं? सेल्स के। तो उसको डिस्कवर करने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक। इन 1674 में उसने एक लिविंग में क्या देखा? सबसे पहला सेल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। आप सबको पता है माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखने में मदद करते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो मतलब सबसे छोटा। ठीक है, अब बात आई कि सेल्स की डिस्कवरी हो गई, सेल में प्रेजेंट होता है, लाइफ बनी सेल से है। लेकिन उसके बाद क्या आया? उसके बाद उन्होंने देखा कि सेल की स्ट्रक्चर, एक्चुअली सेल में होता क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले उसको डिस्कवर करने वाला था रॉबर्ट ब्राउन। जैसे रॉबर्ट हुक है ना, वैसे ही रॉबर्ट ब्राउन आया था नेक्स्ट। उसने क्या किया था? 1831 में सेल के अंदर सबसे पहला जो सब्सटेंस देखा था वो था न्यूक्लियस। एक्चुअली आपकी बॉडी को पूरा कंट्रोल कौन करता है? आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, राइट। ऐसे ही सेल्स का फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इट मींस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये सेल ने क्या फंक्शन करना है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब कौन ऑर्गेनाइज करेगा? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और बताया कि जो भी सेल का फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसलिए उसे अनदर नाम क्या दिया? ब्रेन ऑफ द सेल। अब सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का में कैसी होनी चाहिए? अब आपके हर एक ऑर्गन्स है, ठीक है, हर एक ऑर्गन्स में क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, हर एक ऑर्गन किसका बना हुआ है? आपके सेल्स का। और सेल का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, ठीक है, और उनका फंक्शन भी क्या होता है? डिफरेंट। अभी हमने किया सेल को किसने डिस्कवर किया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। हमने कहा ना डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म में भी तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते होंगे। वही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्टली कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। आपने एग का नाम सुना है सबने, है ना। एग क्या होता है? एक से पार्ट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 से 4 बन जाते हैं, है ना। वो एग जो होता है वो एक छोटा सा सेल है जो क्या करता है? 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरीके से डिवाइड होता रहता है। उसी बेसिस पे सेल्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। उसमें फर्स्ट कैटेगरी आई यूनिसेलुलर एंड मल्टी। यूनी का मतलब क्या होता है? 1, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होते हैं वो किसमें काउंट हुए? यूनिसेलुलर में। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे। ओके, इसका मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर। यानी नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 कैटेगरीज डिवाइड हुई, यूनी और मल्टी सेलुलर। यूनी में ओनली 1 टाइप ऑफ द सेल आर प्रेजेंट and multi में more than 1 type of the cell. And the next category आई on the basis of the organism.
अब अगर आप सोचोगे कि नंबर ऑफ सेल्स में भी तो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम मोस्टली दो ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर देखा जाए तो एनिमल्स में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं और प्लांट्स में भी बहुत सारे। तो यूनिसेल्युलर में कौन से ऑर्गेनिज्म आते होंगे? हम नहीं क्या आते, ना एनिमल्स आते ना प्लांट्स आते। उनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें सिर्फ वन सेल होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सारे क्या है? यूनिसेल्युलर। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको किस में डिवाइड कर दिया गया? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब मल्टी सेल्युलर को आगे स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा सेल्स को ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे डिवाइड किया, व्हिच वन इज एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी एनिमल्स क्या सेल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे, और प्लांट सेल जो प्लांट्स में होंगे। लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है। प्लांट सेल, आपको पता है प्लांट्स मोस्टली क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होता है। इसका मतलब ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्या एनिमल्स में भी ग्रीन कलर होता है? नहीं, है ना। सो इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, आप उसको आगे स्टडी करोगे। क्लोरोफिल का अनदर नेम रख दिया गया था फिर बाद में प्लास्टिड्स। प्लास्टिक नहीं कहना, प्लास्टिड से होता है। द नेक्स्ट वन आता है, उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे अंदर फूड स्टोरेज का काम उसमें एक ऑर्गेनी करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर करता है, व्हिच इज नोन एज अ गोल्जी ऑपरेटर्स। लेकिन एनिमल प्लांट्स में कौन स्टडी करता है? कौन स्टोर करेगा? क्योंकि हमारा फूड कौन बना के देते हैं? प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या होता है? उनमें प्रेजेंट होती है वैक्यूल, जो क्या करती है? फूड स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, सो इस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया। द नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमने स्टडी किया, न्यूक्लियस बाद में स्टडी हुआ था 1831 में, जिसे स्टडी करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस स्टडी किया तो उसने भी अपनी डिवीजन दी सेल्स की। उसने कहा उसी बेसिस पे सेल्स को दो कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया, और उनका नाम दिया गया प्रोकैरियोट्स और सेकंड वन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले थे और उनमें न्यूक्लियस स्टडी नहीं था। इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था। ठीक है, इनका साइज भी क्या होता था? छोटा। ठीक है, बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म होते थे जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, इसीलिए उन्हें नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। द नेक्स्ट वन आया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब हम उसमें न्यूक्लियस की कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो उन्हें नाम क्या दिया गया? यूकैरियोटिक। अब ऑफ कोर्स इसमें सेल्स का साइज छोटा होता है और इसमें सेल्स का साइज बड़ा। इसके अलावा और भी डिफरेंशिएशन होता है। प्रोकैरियोट्स में जो होता है उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है। अब आप सोचेंगे क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है, थ्रेड लाइक होता है। जैसे आपके कैरेक्टर्स है, कोई आके कह देता है ना कि आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिलती है, डैडी से मिलती है, वो किसकी वजह से है? जीन्स की वजह से। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? बहुत सारे होते हैं। ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब हमने एनिमल प्लांट सेल पढ़ा, यूनी और मल्टी सेलुलर पढ़ा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ा। ठीक है, सो आज हम सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्कवर करेंगे कि हमने उसमें देखा क्या क्या था। सो सेल में बेसिकली क्या फाइंड आउट हुआ? अब सेल किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने उसे रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल ही जाएगा, स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर ही जाएगा, वो किसी भी शेप का हो सकता है, क्योंकि आपके हर एक ऑर्गन्स क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो वही है। सो सेल में सबसे पहले क्या होती है? बाहर वाली लेयर होती है, व्हिच इज नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। अब आपकी बॉडी को कवर करता है पूरी, है ना, आपके अंदर ऑर्गन्स को कवर करता है, तो वो कौन कवर कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर जितना मटेरियल है वो सबको प्रोटेक्ट करके रखती है कि उनको कोई तरह का हार्म ना हो, कोई सेल डिस्ट्रॉय ना हो, किसी और ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट ना पड़े। तो सेल मेम्ब्रेन का काम मेनली क्या होता है? प्रोटेक्शन का। ये डबल लेयर होती है, पोरस होती है, किसी भी मटेरियल को अंदर जाने देती है, किसी भी मटेरियल को बाहर आने देती है। द नेक्स्ट वन, उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? व्हिच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नो डाउट आपकी बॉडी को पावर कहाँ से मिलती है? फूड से, लेकिन उसको फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इट मीन इट प्रोवाइड द एनर्जी, और किस फॉर्म में देता है? एटीपी।
अब आप सोचेंगे एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फास्फोरस एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने आप पावर प्रोड्यूस कर सकता है। सो हाईएस्ट करेंसी मानी जाती है फास्फोरस को। द नेक्स्ट वन आता है गोल्जी बॉडी। अभी हमने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें फूड स्टोरेज कहाँ होती है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस में, ठीक है। सो इसे कहा जाता है हमारा स्टोरेज हाउस। जितनी भी एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई वो जाके स्टोर कहाँ हो जाएगी? हमारे गोल्जी बॉडी। द नेक्स्ट वन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सब बाहर से मिलते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन हमारी बॉडी भी है जो करती है और हमें कुछ मटीरियल्स यानी कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वो क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड्स। द नेक्स्ट वन है न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स और न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में। सो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पढ़ा, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, राइट। सो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड का मतलब है उसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है इसका मतलब न्यूक्लियस इज अ वेल डिफाइंड। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एब्सेंट है तो न्यूक्लियस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ठीक है। सो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ? न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? आपका न्यूक्लियस। द नेक्स्ट वन आता है साइटोप्लाज्म। अब पूरा सेल है, इन सबको ये जितने भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है ये कहीं ना कहीं मूव करती रहती है आपस में, ठीक है। जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, और ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। वैसे ही जितनी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई वो गोल्जी बॉडी तक कौन पहुंचाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो का मतलब ही होता है सेल। तो ये मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। और ये सारी ऑर्गेनेल कहाँ आती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। द लास्ट वन आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आप सबने सुना होगा, आपको चोट लगती है, आपके वहां से वो टिश्यूज हट जाते हैं, है ना, और एक नई स्किन बन जाती है उधर। वो किसकी वजह से बनती है? एक्चुअल में वो किसकी वजह से आई? लाइसोसोम। इसे कहा जाता है सुसाइडल डेथ, क्योंकि आपकी पुरानी स्किन का उतरना और नई स्किन का बनना वो तभी पॉसिबल है इफ द लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। सो हमने उसके फंक्शन पढ़े। सेल मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस होता है। गोल्जी बॉडी स्टोरेज हाउस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म इन सब को मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन लाइसोसोम, अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम इनकी डिटेल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसर्न करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।